Good morning, everyone. Good morning, Krishna. Good morning, Kamini. Good morning, Soumya. Good morning, Sanjana. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Madhu. Good morning, Shivani. Good morning, Kashish. Good morning, Astha. Good morning, Ritu. Good morning, Shivani. Good morning, Uttishna. Good morning, Sana. Good morning, Adarsh. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करें फिजिक्स में, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गुड मॉर्निंग, अजय। अजय, कल आप सेकंड वाले लेक्चर से कहाँ गायब हो गए थे? अजय, सेकंड वाले लेक्चर में आप नहीं थे, क्यों नहीं थे? कहाँ चले गए थे? थोड़ा काम था तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो क्या करो कि हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अचानक से गायब मत हुआ करो। अगर कुछ काम है तो मेरे को इन्फॉर्म कर दिया करो ग्रुप में। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और प्लीज इसी तरीके से रेगुलर रहना, अभी जैसे फिजिक्स की क्लास में आए हो। ठीक है। और शाम को जो है आपका वो टेस्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का, तो उसको रिवाइज कर लेना शाम तक। वॉइस क्लियर है मेरी सभी को? यस सर। ठीक है। तो ये छोटा सा और इजी सा ही चैप्टर है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है भाई कि जो मैटर होता है, यानी कि जितने भी हमारे आसपास मैटर है या ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी क्या क्या थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी कि किसी भी मैटर को हम रखते हैं एंड उसके साथ हम टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को घटाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे या मैटर पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो उन सब चीजों को लेकर हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी ऑल हैव कॉमन सेंस नोशंस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें जो है हीट और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा थोड़ा सबको मालूम रहता है कि भाई टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है कि ज्यादा हीट है वहां पे, और टेम्परेचर जहां पर कम होता है वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर जहां पर कम होता है टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, जहां पर जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास भी कभी कभी चला जाता है, या माइनस में चला जाता है, तो वहां पे बर्फबारी हो जाती है सपोज। तो यही है कि टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब कोल्ड है वहां पे, और टेम्परेचर अगर ज्यादा है इसका मतलब हॉट है वहां पे। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। तो टेम्परेचर का जो मतलब है, या जो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, वो ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका मेजर होता है किस चीज का, हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी की हॉटनेस कितनी है, बॉडी कितनी गर्म है, ठीक है। कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, वो आपको टेम्परेचर बताता है। और कौन आ गया? ठीक है, चलो। और उसके बाद है, अ केटल विद बॉइलिंग वाटर इज हॉटर देन अ बॉक्स कंटेनिंग आइस। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई कि एक केटल है जिसमें पानी उबल रहा है, वो बहुत ज्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू एक बॉक्स जिसमें आइस रखी है। तो इन फिजिक्स वी नीड टू डिफाइन द नोशन ऑफ हीट, टेम्परेचर एक्सेट्रा मोर केयरफुली। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट हीट इज एंड हाउ इट इज मेजर्ड। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भाई हीट क्या होता है और उसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, एंड स्टडी द वेरियस प्रोसेसेस बाय व्हिच हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट किस तरीके से ट्रैवल करती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले कि हमारे जो हीट ट्रांसफर के मोड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है। तो कंडक्शन मतलब कि लाइक बॉडी के जो भी एटम्स हैं, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके एटम्स है, उनमें वाइब्रेशन के कारण हीट अगर कंडक्ट हो रही तो वो कंडक्शन हो जाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने बॉइलिंग वाटर का देखा होगा, पहले नीचे वाला उसमें पानी बॉईल होता है, फिर वो लाइट हो जाता है, और उसके बाद वो ऊपर आ जाता है, एंड फिर जो हैवी वाला वाटर होता है वो आपका नीचे पहुंच जाता है। और इस तरीके से कन्वेक्शन की तरह, कन्वेक्शन से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। और रेडिएशन का मतलब ये है कि जैसे सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंच रही है, तो वो आपका रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी है या रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर है। तो इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अलोंग द वे यू विल फाइंड आउट व्हाई ब्लैक स्मिथ हीट द आयरन रिंग बिफोर हिटिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन वूल
of a horse cart and why the wind at the beach often reverses direction after the sun goes down. तो यहाँ पर यह है कि हम ये भी देखेंगे जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ कहते हैं कि इसको लोहार को, यानी कि जो लोहे का काम करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आयरन रिंग को क्या करता है, पहले हीट करता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो तराशता है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई चीज बना रहा होता है, जैसे मान लो कोई इसके पास एक रॉड है एंड उस रॉड से सर्कुलर रिंग उसको बनानी है, तो पहले वो उसको गर्म करता है एंड गर्म करने के बाद क्या करता है, उसको बेंड करता है। और उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि जो विंड होती है कहाँ पर, बीच पे, वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जैसे वो डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर लेती है जैसे ही सूरज नीचे चला जाता है, यानी कि सूरज छुप जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी देखेंगे। तो यू विल ऑल्सो लर्न व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर बॉइल्स और फ्रीजेस and its temperature does not change during these processes even though a great deal of heat is flowing into or out of it। ठीक है, तो ये है कि पानी को, जैसे क्या है कि अगर आप पानी को आप हीट करते रहो तो उस टाइम पे, जैसे मान लो अगर आप आइस को हीट कर रहे हो, तो आइस को जब आप हीट करते हो कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, जबकि हीट उसमें जा रही होती है। तो वो जो हीट होती है वो आपकी कैसी टाइप की होती है, लाइक लेटेंट हीट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, सेंसिबल हीट क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर एंड हीट का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो वी कैन बिगिन स्टडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर जो है वो हमें ये बताता है कि बॉडी भाई कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। ठीक है, अ हॉट यूटेंसिल इज सेड टू हैव अ हाई टेम्परेचर। तो कोई भी चीज अगर हॉट है मतलब उसका टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। और आइस क्यूब टू हैव अ लो टेम्परेचर, तो आइस क्यूब का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो ठंडा है। ठीक है, तो जो चीज ठंडी होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, जो चीज गर्म होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ हायर टेम्परेचर देन अनदर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हॉटर। तो जिसका हायर टेम्परेचर होता है हम उसको कहते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा गर्म है। तो नोट दैट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म। तो ये जो हॉट और कोल्ड हम बोलते हैं ये क्या होता है, रिलेटेड टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, बर्फ को टच करते हो एंड बर्फ को टच करने के बाद आप क्या कहते हो कि बर्फ ठंडी है। तो बर्फ ठंडी है ये आपको पता कैसे लगा, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और बर्फ का टेम्परेचर कम है, तभी आप वो महसूस कर पाए कि बर्फ ठंडी है। लेकिन मान लो अगर आपके हाथ इतने ठंडे हो जाएं कि बर्फ के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो अगर फिर आप बर्फ को टच करोगे तो आपको कुछ नहीं महसूस होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई टेम्परेचर में कोई चेंज है, क्योंकि आपके हाथ भी उतने ठंडे हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि टॉल और शॉर्ट आपके रिलेटिव टर्म होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये जो है उससे लंबा है, ये इससे छोटा है। तो उसी तरीके से ये चीज उसके कंपैरिजन में ज्यादा गर्म है या ये उस चीज के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडी है। तो जब भी हम टच करके बताते हैं कि भाई ये चीज हॉट है या ये चीज कोल्ड है, तो वो हम अपने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बता रहे होते हैं, क्योंकि हमने टच करा है तो हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है 38-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उसके कंपैरिजन में हम वो चीज बता रहे होते हैं कि ये चीज गर्म है या ये चीज ठंडी है। ठीक है, तो वी कैन परसीव टेम्परेचर बाय टच। However, this temperature sense is somewhat unreliable and its range is too limited to be useful for scientific purposes। यानी कि टेम्परेचर को हम टच करके जो है पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच करके हम इतना ज्यादा उस पर मतलब भरोसा नहीं कर सकते, वो रिलाई नहीं कर सकते, वो अनरिलायबल है, जिसका मतलब साइंटिफिक पर्पसेस में कुछ ज्यादा काम नहीं रहता। तो we know from experience that a glass of ice cold water left on a table on a hot summer day eventually warms up, whereas a cup of tea on the same table cools down। तो ये कह रहे हैं कि मान लो आपके पास एक ग्लास है जिसमें आपका आइस कोल्ड वाटर है, यानी कि काफी ठंडा पानी है, और आपने उसको टेबल पर रख दिया किसी कप में या किसी ग्लास में डाल के किसी बहुत गर्मी वाले दिन पर, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गर्म होना चालू हो जाएगा, वार्मर मतलब कि वो धीरे धीरे गर्म होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें कि मान लो आपके पास एक चाय का कप है जिसमें बहुत तेज गर्म चाय है, तो वो चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। तो इट मींस दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी दैट इज आइस कोल्ड वाटर और हॉट टी इन दिस केस एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम आर डिफरेंट, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग मीडियम अंटिल द बॉडी एंड द सराउंडिंग मीडियम आर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपने बर्फ रखी या बर्फ वाला ठंडा पानी गर्मियों में रख दिया एक टेबल के ऊपर, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मतलब गर्म होना चालू हो जाएगा, बर्फ उसमें जो भी होगी वो मेल्ट हो जाएगी, और पानी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे लगभग लगभग रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा तब तक हीट एक्सचेंज होती रहेगी। और उसी तरीके से एक कप में अगर आपने तेज गर्म चाय रखी है तो वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि तेज गर्म चाय है और बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो चाय के कंपेरिजन में कम है। तो जब भी क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वहां पे क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है।
यानी कि अगर चाय के मतलब कप के अंदर गर्म चाय है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका क्या है, कम है, क्योंकि गर्म चाय मतलब टेम्परेचर उसका ज्यादा है। तो जैसे इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, सपोज ये आपका एक कप हो गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, गर्म चाय है। तो इस पर इसके गर्म चाय का जो टेम्परेचर है, मान लो आपका है टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और बाहर ये जो आपकी सराउंडिंग है, जिस टेबल पे मान लो आपने रखा है, तो बाहर एटमॉस्फेयर का जो इसका टेम्परेचर है, हम ये बोल देते हैं कि मान लो ये है आपका 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 28 डिग्री सेल्सियस है, तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी कि ये 50 है, ये 28 है, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 - 28, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस कहीं पर भी होता है, वहां पर हीट एक्सचेंज का मतलब हीट एक्सचेंज टेक प्लेस करती है, ठीक है, मतलब होती है हीट हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज कहां से होगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट ट्रेवल करके कहाँ जाती है, जिसका भी टेम्परेचर लो होगा। यानी कि ये जो कप है, इसके अंदर क्या है, चाय गर्म है, यानी कि टेम्परेचर इसका ज्यादा है, तो इस चाय से हीट जो है कहां पर आएगी, एटमॉस्फेयर में आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब उसने ज्यादा हीट कंटेन की है, और कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, तो मतलब उसमें कम हीट का अमाउंट है। ठीक है, तो जो चीज जहां पर ज्यादा होती है वो वहां से ट्रेवल करने की कोशिश वहां पर करती है जहां पर उस चीज की क्वांटिटी कम होती है। जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस आपने पढ़ा है कि भाई जो कंसेंट्रेटेड आपका वो होता है, जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, वहां से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो उसी तरीके से हीट वाला हिसाब भी है, जिधर जिधर हीट ज्यादा होगी वहां से हीट ट्रेवल करेगी उस जगह पे जहां पर आपकी हीट का अमाउंट कम है या टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो ये जो हीट है ये तब तक बाहर सराउंडिंग में कब से जाती रहेगी, जब तक चाय का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता, तब तक ये हीट एक्सचेंज जो है होता रहेगा। ठीक है, जब आपका ये डेल्टा टी की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, तब तक आपका हीट एक्सचेंज जो है वो होता रहेगा। अब ये डेल्टा टी 0 डिग्री सेल्सियस कब होगा, जब बाहर का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर में तो इतना कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो इतना बड़ा है, उसमें आप कितनी भी हीट देते जाओ इतना ज्यादा इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन ये जो चाय का कप है ये काफी छोटा सा है, तो ये अपनी हीट धीरे धीरे बाहर निकालता रहेगा। तो इसका क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता रहेगा जैसे जैसे चाय ठंडी होगी। तो पहले 50 था, 50 के बाद मान लो 48 हुआ, फिर 45 होगा, 40 होगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 32 हो गया, इस तरीके से धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। तो जब तक चाय का टेम्परेचर यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, तब तक यहाँ पर हीट एक्सचेंज होता रहेगा। तो जब चाय का टेम्परेचर 28 हो गया, बाहर का पहले से 28 था, अब आप यहाँ पर डेल्टा टी निकालोगे, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है, तो यही इसमें लिखा था कि इट मीन्स that when the temperature of body, that is ice cold water or hot tea in this case, and its surrounding medium are different, heat transfer takes place between the system and the surrounding medium until the body and the surrounding medium are at the same temperature. जब तक body और surrounding same temperature पर नहीं आ जाते, तब तक ये heat exchange जो है वो चलता रहेगा। तो we also know that in case of glass tumbler of ice cold water, heat flows from the environment to the glass tumbler. तो अब अगर हम यहाँ पर दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, ये चाय वाला तो एग्जांपल हमने समझ लिया जिसमें चाय का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। अब मान लो हम यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया हमने ग्लास टम्बलर, और इसके अंदर हमने क्या डाल दी है, आइस डाल दी, और साथ में इसके साथ थोड़ा पानी डाल दिया। तो ये क्या डाल दिया हमने, कोल्ड आइस वाटर डाल दिया। ये क्या है, कोल्ड आइस वाटर। और इसका सपोज हम टेम्परेचर कह देते हैं कि मान लो इसका जो टेम्परेचर टेम्परेचर है वो है 0.5 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाहर जो यहाँ पर सराउंडिंग है, इसका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है मान लो कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या है, यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, और यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट आपका रखा है, यानी कि जो सब्सटेंस आपने रखा है कोल्ड आइस वाटर, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से हीट कहाँ जाएगी, उधर जाएगी जिधर टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर में हीट का अमाउंट कम है और बाहर टेम्परेचर में अब हीट का अमाउंट ज्यादा है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा मतलब हीट का अमाउंट ज्यादा, टेम्परेचर कम मतलब हीट का अमाउंट कम। तो अब क्या होगा, बाहर एटमॉस्फेयर से हीट इसके अंदर जाएगी, और धीरे धीरे क्या करेगी, आइस को मेल्ट करेगी, वाटर का टेम्परेचर क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ाएगी। धीरे धीरे तब तक बढ़ाएगी जब तक इस वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। तो जब टेम्परेचर इसका पानी का 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और बाहर का भी कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर अब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब आपका हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है,
तो वही लिखा है कि वी ऑल्सो नो that in the case of glass tumbler of ice cold water, heat flows from the environment to the glass tumbler, whereas in the case of hot tea, it flows from the cup of tea to the environment. तो चाय के कप में से हीट बाहर जाएगी एनवायरमेंट में, क्योंकि चाय के कप का टेम्परेचर ज्यादा है. सो वी कैन सी से दैट heat is the form of energy transferred between two or more system or a system and its surrounding by virtue of temperature difference. तो हीट को हम ये बोल सकते हैं कि भाई हीट एक तरीके की एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होती है दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में या फिर किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. तो ये है एक हीट की पर्टिकुलर डेफिनेशन. ठीक है, तो इसको जो है आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हीट बेसिकली होता क्या है. अब ऐसा यूनिट की बात यहां पर करें अगर हीट की, तो वो होती है आपकी जूल. ठीक है, वाइल ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. तो ये तो पता ही है, क्योंकि देखो हीट क्या है, हीट भी एक टाइप की एनर्जी है. और मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वगैरह पढ़ा था कि भाई दुनिया में किसी भी टाइप की एनर्जी होती है, उन सभी की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट जूल होती है. चाहे वो आपकी हीट एनर्जी हो, चाहे वो आपकी जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी हाइड्रो एनर्जी हो. ठीक है, चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, किसी भी टाइप की दुनिया में एनर्जी होगी, सारी की सारी एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल के बराबर होगी. तो हीट भी क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी हमने पढ़ा. तो हीट की भी ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई. और ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है. तो ये तो हमने बेस यूनिट्स में पढ़ा था, जब हमने ऐसा यूनिट्स के बारे में पढ़ा था. तो वहां पर हमने जो बेस यूनिट्स करी थी 7 बेस यूनिट्स, उसी में दिया हुआ था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है. ठीक है, और जो डिग्री सेल्सियस है वो एक कॉमनली यूज यूनिट है टेम्परेचर की. तो डिग्री सेल्सियस को भी हम यूज करते हैं. ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और डिग्री फ़ारेनहाइट को भी हम यूज कर लेते हैं. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड मेनी चेंजेस में टेक प्लेस. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं. पहला क्या है कि इट्स टेम्परेचर में राइज, उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है. ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज ये देख रहे होगे कि यहां पर जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वो मे किया है. इसका मतलब है कि टेम्परेचर राइज हो सकता है. जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करो तो कि वो 100% उसका टेम्परेचर राइज होगा ही होगा. ऐसा 100% कुछ भी जरूरी नहीं है. टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, मतलब हीट अगर आप दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि भाई उसका टेम्परेचर चेंज हो, यानी कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो सकता है कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहे. तो अभी हम वो आगे पढ़ेंगे भी, जब हम वाटर की वो आइस वाटर वाली हीटिंग का एग्जांपल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसमें जो लेटेंट हीट होती है, तो उसमें टेम्परेचर आपका राइज नहीं कर रहा होता है. ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जब हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो इट में एक्सपैंड और चेंज स्टेट, यानी कि वो एक्सपैंड हो सकती है. क्योंकि क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जब हीट करते हो तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और या फिर वो स्टेट को चेंज कर सकता है. स्टेट को चेंज करने का मतलब है कि जैसे आइस है, तो आइस क्या है? सॉलिड है. उसको अगर आप हीट करोगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ. उसके बाद मान लो वाटर को आप और हीट करते हो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम में. तो यहाँ पर किसमें फेस चेंज हो गया, मतलब आपका जो स्टेट चेंज हो गया, कैसे हुआ? लिक्विड से गैसेस स्टेट में हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी दो चीजें हो सकती हैं, टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है. ठीक है, मतलब हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स, और मतलब या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर बढ़ेगा, लेकिन घटेगा नहीं. और दूसरी चीज ये हो सकती है कि या तो वो क्या करे, एक्सपैंड करे या फिर अपनी स्टेट को चेंज करे. तो वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन लेटर सेक्शन. ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर. तो यहाँ पर आपको ये जितनी सारी जो भी दिया है इसको एक बार आप खुद से रीड कर लेना. ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि एक तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 202 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बेसिकली जो लिखा है ये होता क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसका? वाटर का. ठीक है, जैसे आप सेल्सियस के केस में पढ़ते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. तो अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. और अगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और एक आपका दूसरा वाला क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जिस पर बॉइल करना स्टार्ट कर दे. तो पानी की अगर हम बात करें तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ आता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. और वही 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप फ़ारेनहाइट में देखते हो तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ठीक है, तो उसी का कंपेरिजन यहाँ लिखा है. वो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट की यहाँ पे बात कर रहे हो तो वाटर का जो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 202 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है. ठीक है, और डिग्री सेल्सियस की अगर आप बात करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस में, और पानी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है,
यानी कि इतने टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में आपको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी लिख देता हूं, और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन यहाँ पे बताया। तो कंपैरिजन कैसे बताया कि 32 और 212 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर टोटल 180 का डिफरेंस आ रहा है, और ये यहाँ पर टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये बताते हैं, ये जो लाइन लिखी है कि ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, देयर आर 180 इक्वल इंटरवल्स बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट एंड ऑन द सेल्सियस स्केल देयर आर 100। तो इसी को कंपेयर करके हम रिलेशन निकाल लेते हैं किस किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। तो हमें जो रिलेशन मिल जाता है वो ये मिल जाता है। ठीक है, हमें जो रिलेशन मिलता है वो ये मिल जाता है। तो टी एफ का मतलब है कोई भी टेम्परेचर आप ले रहे हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, -32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता, मैं आपको इसका इजी वाला फॉर्मूला बताता हूँ, और वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इजी वाला फॉर्मूला है वो बेसिकली ये है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो ये हमने केमिस्ट्री में, मैंने आपको बताया भी था केमिस्ट्री में, आई थिंक जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था या सेकंड चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये कन्वर्जन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ये है कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस की कोई वैल्यू है और उसको अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप इस फॉर्मूला को चेंज मतलब लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं निकालता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इधर लिखा, 9/5, जीरो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस की जगह जीरो रख दिया, प्लस 32। तो 9/5 इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया, प्लस 32 हो गया। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल गई, कितनी मिल गई, 32। और यही अभी हमने देखा यहाँ पर नीचे, जो अभी आपने देखा था डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 होता है और यहाँ पर 0 डिग्री होता है सेल्सियस में। ठीक है, और इसी पर बेस मैंने आपसे उस दिन एक क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कोइंसाइड करती है। यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, डिग्री सेल्सियस की जगह मैं फिर से डिग्री फ़ारेनहाइट रख देता हूँ और प्लस 32 कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ये करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। तो ये कितना हो गया, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 9 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 9 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो जाता है -4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 5 टू 10, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -40 डिग्री आ जाएगी। तो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल बराबर हो जाता है। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके इसका रीजन भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही वाला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आपने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, या मान लो आपने डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है तो मतलब ये है कि डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो, और डिग्री सेल्सियस में उसको कैलकुलेट करना है तो डिग्री सेल्सियस आप उसका कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो केल्विन स्केल वाला होता है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करते हो, तो केल्विन जो होता है वो आपका होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी कि कोई टेम्परेचर है वो आपको किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, और अगर आप उसको केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो आप उस टेम्परेचर में क्या करोगे, 273.15 जो है ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना, ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट जो बातें यहाँ पर थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और ये इन्होंने ये ग्राफ भी दिखाया हुआ है। तो इस ग्राफ में बेसिकली क्या है कि नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, और ये इन्होंने मतलब ये जो नीचे वाला दिया है वो टीसी लिखा है यानी कि सेल्सियस में, और ये जो ऊपर वर्टिकल एक्सिस दिया है ये फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर इसमें 212 क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये 32 क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, और इसी केस में यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि भाई ये 180 डिग्री टोटल डिविजन होते हैं, 180, और ये नीचे कितने हैं टोटल, 100 डिग्री के, मतलब जीरो से यहाँ स्टार्ट हुआ और 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इस तरीके से ग्राफ आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि जब आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री के बीच में ग्राफ बनाते हो
तो आपको किस तरीके का ग्राफ मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है वो, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, बाकी इस पैराग्राफ को एक बार खुद से पढ़ लेना। तो बताओ, इतना क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन ये केमिस्ट्री में भी है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर शो डिफरेंट रीडिंग फॉर टेम्परेचर अदर देन द फिक्स पॉइंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज। तो देखो, थर्मोमीटर्स काफी टाइप के होते हैं आजकल, लाइक जैसे डिजिटल थर्मोमीटर आते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम आया था, तो कोविड के टाइम पे कौन से थर्मोमीटर आए थे? इंफ्रारेड थर्मोमीटर आए थे, ठीक है। वो एक गन जैसी होती थी, तो गन जैसी जब होती थी, तो आपने देखा होगा जैसे आप 2022 में नीट वगैरह का एग्जाम देने गए होगे या 21 में, तो उस टाइम पे वो इंफ्रारेड टेम्परेचर को यूज करके आपका टेम्परेचर मेजर करते थे कि भाई आपको फीवर वगैरह तो नहीं है। तो उस टाइप के टेम्परेचर होते हैं। या फिर डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली उसको लगाते हो या तो टंग के नीचे या फिर अंडर आर्म्स में, और उसको लगाने के बाद उसमें रीडिंग आ जाती है थोड़ी देर में। तो एक तो वो होता है, और एक आपका वो मरकरी वाला टेम्परेचर होता था जो पहले चलता था, अब भी चलता है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया वो, क्योंकि मतलब ये भी है कि एक तो उसका टूटने का डर ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता। और डिजिटल में क्या होता है कि हर कोई रीडिंग को आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन मरकरी वाले में रीडिंग को लेना थोड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। तो अब काफी सारे मतलब आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक जो थर्मोमीटर के बारे में बात की गई है वो लिक्विड इन ग्लास है, मतलब वही मरकरी वाला आप समझ सकते हो कि ग्लास जो रॉड होती है, जो ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जैसे कि मरकरी हो गया। तो वैसे टाइप के जो थर्मामीटर होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग रीडिंग शो करते हैं टेम्परेचर के लिए अदर देन द फिक्स पॉइंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्योंकि देखो, वो जो आपका पारा होता है ना, पारा बोलते हैं उसको मरकरी को, जो उससे टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उस वाले थर्मोमीटर से। तो उसके केस में होता क्या है कि अगर आप अलग अलग लिक्विड्स ले रहे हो, तो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन पे। यानी कि अगर मान लो कोई दो लिक्विड आप ले रहे हो, तो दो लिक्विड में पहला लिक्विड हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे काफी ज्यादा एक्सपैंड करे, और दूसरा वाला लिक्विड हो सकता है कि काफी कम एक्सपैंड करे। तो इस वजह से हमें क्या है, उसकी अलग अलग रीडिंग जो है मिल सकती है अगर हम लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर लेते हैं और उसमें अलग अलग लिक्विड का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो अ थर्मामीटर दैट यूजेस अ गैस हाउएवर गिव्स द सेम रीडिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हिच गैस इज यूज्ड। तो अगर हम यहाँ पर गैस की बात करें कि अगर मान लो कोई ऐसा थर्मामीटर लेते हैं जिसमें हमने गैस डाली है लिक्विड के, मतलब लिक्विड को हटा के हमने गैस डाल दी, तो वो क्या करेगा? सेम रीडिंग देगा रिगार्डलेस ऑफ विच गैस इज यूज्ड। यानी कि गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैस कोई भी हो तब भी हमें रीडिंग जो सेम मिलेगी। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑल गैसेस एट लो डेंसिटीज एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन बिहेवियर। तो एक्सपेरिमेंट्स मतलब ये दिखाते हैं कि जो सारी आपकी गैसेस होती हैं लो डेंसिटी पे, लो डेंसिटी का मतलब कि उनका इंटर मॉलिक्यूलर या जो उनका इंटर एटॉमिक स्पेस है वो काफी ज्यादा है। लो डेंसिटी का मतलब मॉलिक्यूलर एटम उसमें काफी दूर दूर है, ठीक है, तभी उसकी डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। तो ये क्या करते हैं? सेम एक्सपेंशन बिहेवियर शो करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया है। द वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी दैट इज मास ऑफ अ गैस आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस को हम क्या कर सकते हैं? गैस के बिहेवियर को, मतलब जो भी गिवन क्वांटिटी हमको दी है या मास दिया हुआ है गैस का, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल से। वो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका प्रेशर होता है, एक आपका वॉल्यूम होता है, और एक टेम्परेचर होता है। तो किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए ये तीन वेरिएबल मस्ट होते हैं कि भाई वो गैस का प्रेशर अभी कितना है, वो गैस का अभी वॉल्यूम कितना है, और वो गैस अभी कितने टेम्परेचर पे है। तो पी, वी और टी ये जो है आपके वेरिएबल्स है जिस पर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी गैस के नेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये गैस इस टाइम पर अभी कैसी बिहेव कर रही है, ठीक है। तो जहां पे आपका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? केल्विन में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है इन्होंने टी प्लस 273.15, और ये कब के लिए आपकी कब आप यूज करोगे? जब आपको स्मॉल टी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, तो आप उसमें 273.15 ऐड कर दोगे, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया, तो वो आपका कैल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो पी, वी और टी लेते हैं, टी आपको किस में लेना है? कैल्विन में लेना होता है, ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गैस आर रिलेटेड एज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम ये बोल रहे हैं पहली प्रॉपर्टी ये है गैस की कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया,
ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है, ये जो रिलेशन आ जाता है वो क्या आ जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर अगर मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन करूं तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर अगर आप कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। और ये टेम्परेचर को कांस्टेंट हम कैसे रखते हैं, देखो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। प्रेशर जब बढ़ता है गैस का तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा होता है उसको बाहर मीडियम से हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम ठंडा कर रहे होते हैं बाहर से, तो जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आना होता है वो इंक्रीमेंट नहीं आता और इस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर हम इस तरीके से कांस्टेंट कर लेते हैं। या मान लो हमने क्या करा कि गैस को एक्सपैंड होने दिया, यानी कि उसका वॉल्यूम कम कर दिया, या सॉरी उसका प्रेशर हमने कम कर दिया तो वॉल्यूम बड़ा हो गया। एंड प्रेशर अगर हम कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, उसका कम होने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाहर से थोड़ी थोड़ी हीट देते रहेंगे सो दैट की टेम्परेचर की वैल्यू उतनी बनी रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर अगर गिर रहा है तो बाहर मीडियम से आप हीट देके टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहो, सो दैट टेम्परेचर आपको जितना फिक्स रखना है वो उतने पे रहे। और अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बाहर से आप हीट निकालते रहो, यानी कि इसको ठंडा करते रहो सो दैट की टेम्परेचर की वैल्यू उतनी मेंटेन रहे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की प्रॉपर्टी होती है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज बॉयल्स लॉ, और इसी को जो है बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ बेसिकली क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू के है, तो P इज इक्वल टू के बाई वी, ऐसे भी कर सकते हो। और यहां से क्या मिल जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। लेकिन इसके लिए मस्ट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये लॉ फॉलो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर रॉबर्ट बॉयल द इंग्लिश केमिस्ट हु डिस्कवर्ड इट व्हेन द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रेशर को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि P की वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर एज V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन यहां पर ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर यहां पर कांस्टेंट रहता है तब क्या होता है, तब आपका V बाई T जो है वो आपका कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, V बाई टी इज इक्वल टू के लिख सकते हो, या V इक्वल टू के टी लिख सकते हो। अब V इक्वल टू के टी से आपको क्या मिलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है। तो कांस्टेंट जब प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर आप कैसे बना सकते हो किसी भी सिस्टम में, प्रेशर अगर मान लो बढ़ रहा है तो आप उसको घटाने लग जाओ। कैसे घटाओगे, मतलब आप क्या करोगे, उसमें से प्रेशर कैसे घटा सकते हो कि आप उसका वॉल्यूम मतलब क्या करोगे उसको, या तो मतलब क्या करोगे उसको उसका वॉल्यूम से चेंज करोगे। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सपोज, तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज हो रहा है तो उसका जितना भी वॉल्यूम है जिसके अंदर वो गैस है वो आप धीरे धीरे क्या करने लग जाओगे, कम करने लग जाओगे। और मान लो अगर प्रेशर घट रहा है और आपको उसको फिक्स क्वांटिटी पे रखना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम कर सकते हो सो दैट की क्या हो, प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाए। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे एक और लॉ होता है जो कि V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि V बाई टी इज इक्वल टू के अगर आप लिखते हो तो V इक्वल टू के टी हो गया, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से हम ये बात बोले कि अगर किसी भी सिस्टम में गैस है एंड उस गैस का प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया तो वहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये कौन सी कंडीशन पे है, ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, जिसमें आपका V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और दूसरा जो अभी हमने पढ़ा था वो था बॉयल्स लॉ, जिसमें आपका पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ये दोनों लॉज जो है वो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद है लो डेंसिटी गैसेस ओबेज दिस लॉ। तो यहाँ पर इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि जो लो डेंसिटी गैसेस होती हैं,
ठीक है, वो ये सारे लॉज को फॉलो करती है, विच मे बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल रिलेशनशिप। अब इन दोनों लॉज को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या क्या लॉ आए, एक तो आपके पास P इज इक्वल टू के बाई वी आया, और एक आपके पास V इक्वल टू के टी आया। ठीक है, तो हमने जब इन लॉज को दोनों को मिलाया, पहला है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और दूसरा है वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि मेरे पास एक रिलेशन है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा एक रिलेशन क्या है, v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इन दोनों का आप बराबर कर दोगे, यानी कि pv इक्वल टू v बाई टी हो जाएगा। ठीक है, और pv बाई टी शुड बी टेकन एज अ कांस्टेंट, ना ना ऐसे नहीं, मतलब ये ऐसे हो जाएगा कि pv इक्वल टू कांस्टेंट है और दूसरा जो आपको दिया वो v बाई टी कांस्टेंट है, तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों रिलेशनशिप को मिला दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, pv बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इससे, और उसके बाद इसी से हमको क्या मिल जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाती है, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस लॉ बोलते हैं। तो पीवी बाई टी जो है वो भी आपका एक कांस्टेंट बनना चाहिए, और उसके बाद हमें इसी से क्या मिल जाती है, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, परफेक्टली लो डेंसिटी गैसेस के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो पीवी बाई टी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हो जाता है, या पीवी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर टी कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार म्यू की जगह एन भी लिख देते हैं, तो आपने जनरली जो सुना होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना होगा। ठीक है, तो ये एन या फिर जो म्यू है, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है इन द सैंपल ऑफ गैस, और आर को हम क्या बोलते हैं, आर होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आर जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, और आर की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए विद यूनिट्स, तो ये होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, और बाकी जो है फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। तो आप ये बताओ कि इतना आपको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, और इसके बाद जो है कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आइडियल गैस थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे होते हैं वो देखेंगे, फिर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, और आर जो होता है इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो आता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब ये वैल्यू कैसे आती है वो भी आप समझ सकते हो, कि इसमें हमें क्या रखना पड़ता है, जैसे कोई भी गैस ली, उसका 1 मोल लिया, टेम्परेचर हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया, और उसके बाद स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है वो लिया, फिर प्रेशर की वैल्यू लिखी हमने, जो भी होती है 1 एटीएम या जो भी होती है, फिर उसको लगाने के बाद ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो कल मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो है आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन कैसे आती है। ठीक है, ओके स्नेहा, पीडीएफ अभी सेंड करनी है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सेंड कर दूंगा, अभी तो कुछ इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है हमने। ठीक है, और बाकी ये पीडीएफ चाहिए तो ये तो आपको गूगल पर भी मिल ही जाएगी, और अगर हाईलाइटेड वाली चाहिए तो फिर पूरा चैप्टर होने के बाद भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो, शाम को क्लास में मिलते हैं केमिस्ट्री की, उसके बाद टेस्ट है बायो का, उसको पढ़ लेना।